पिछले पाठ में हम पढ़ चुके हैं कि संस्कृति जो है वह एक ऐसी चीज़ है जिसे हम लक्षणों से जान सकते हैं, उसे हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो अंग्रेज़ी में जो कहावत है, सभ्यता वह चीज़ है जो हमारे पास है और संस्कृति वह चीज़ है जो हमारे अंदर व्याप्त है। तो संस्कृति हमेशा क्या है, हमारे अंदर बचपन से ही रहती है और सभ्यता जो है हम देखकर सीखते हैं। तो सभ्यता वह स्थूल वस्तु होती है, जैसे सड़क, फिर क्या है पोशाक, फिर भोजन, महल, घर, ये सब जो स्थूल वस्तुएं हैं यह सभ्यता होती है। और उसे हम किस प्रकार से चलाएंगे, सजाएंगे, किस प्रकार से हम बैठकर भोजन करेंगे, यह संस्कृति है। तो दोनों में अंतर बहुत ही कम है। तो यहाँ पर सिर्फ अच्छे पोशाक पहन लेने से ही हम उसे सुसंस्कृत नहीं कह सकते। पोशाक जो है पहनने से क्या है, अब उसे पहनकर लोगों के साथ व्यवहार भी ढंग से करना चाहिए, तभी हम उसे सभ्य कहेंगे, सुसंस्कृत कहेंगे। कभी कभी हम ऐसे देखते हैं कि पैसे वाले तो हैं, काफ़ी पैसा है उनके पास, अच्छा ढंग का पोशाक भी पहन लेते हैं, टाई सूट बूट पहन लेते हैं, पर दूसरों के साथ आचरण उनका बुरा होता है, तो उसे हम सुसंस्कृत नहीं कहेंगे। पर जबकि ऐसे कई दरिद्र लोग हैं जो उनके पास उतने क्या ढंग के पोशाक पहनने के पैसे नहीं होते, पर साफ़ सुथरा रहते हैं, पर दूसरों के साथ अच्छे से पेश आने का अदब होता है, दूसरों के दुख में शामिल होते हैं, दुख दर्द में हमेशा क्या है उनका साथ निभाते हैं, उन्हें हम सुसंस्कृत अवश्य कहेंगे। उन्होंने उदाहरण के तौर पर छोटा नागपुर के जो आदिवासी हैं उनके बारे में भी उन्होंने कहा है कि देखो वहाँ पर जो लोग रहते हैं, छोटा नागपुर में कुछ आदिवासी लोग हैं जो लोग क्या हैं गरीब हैं, और उनमें मगर गरीब होते हुए भी क्या है उनके मन में दूसरों के प्रति दया माया है और दूसरों के साथ सदाचार से मतलब अच्छे ढंग से व्यवहार करते हैं, इसीलिए उन्हें हम सुसंस्कृत कहेंगे। यहाँ तक जो प्राचीन काल में जो ऋषिगण थे वे जंगल में रहते थे, मगर जंगल में क्या है झोपड़ी, फूस की झोपड़ी बनाकर रहते थे, पर हम उन्हें सुसंस्कृत ही कहेंगे। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि उन लोग सभ्य नहीं थे। झोपड़ी बनाकर रहते थे, मिट्टी के बर्तन में खाना पकाते थे, पत्तों में भोजन खाते थे, पर आजकल के ज़माने में उसे हम सभ्य नहीं कहेंगे। पर हम इतना जानते हैं कि उन्हीं लोगों से, मतलब इतने बड़े बड़े ऋषिगण से हमें बहुत ज्ञान हम लोगों ने, हमारे देश के लोग, सिर्फ हमारे देश ही नहीं विश्व के हर स्थान में उन्होंने ज्ञान का प्रसार करवाया है। इसीलिए क्या है संस्कृति और सभ्यता में बहुत ही क्या है मौलिक भेद है, ज़्यादा भेद नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर 47, खोलिएगा। मगर वह कठिनाई कहीं कहीं आ जाती है। साधारण नियम यही है कि संस्कृति और सभ्यता की जो प्रगति है अधिकतर एक साथ होती है। तो सभ्यता और संस्कृति की प्रगति कैसी होती है? दोनों की प्रगति एक साथ होती है और दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव भी पड़ता है। संस्कृति और सभ्यता में क्या है एक दूसरे का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए हम जब कोई घर बनाने लगते हैं तो वे कहते हैं, जैसे हम घर बनाते हैं तब स्थूल रूप से ये सभ्यता का कार्य होता है। जैसे मैंने कहा है घर बनाना, महल बनाना, ये क्या है सभ्यता के लक्षण है। तो ये क्या है सभ्यता का कार्य होता है। मगर हम घर को कौन सा नक्शा दें, कौन सा, इसका निर्णय हमारी संस्कृति की रुचि करते हैं। घर को हम कैसे सजाएंगे, इसको क्या है इसका निर्णय संस्कृति करती है। और संस्कृति की प्रेरणा से हम जैसा घर बनाते हैं वह फिर हमारे सभ्यता का अंग बन जाता है। इस प्रकार सभ्यता के संस्कृति और संस्कृति की सभ्यता पर पड़ने वाले प्रभाव का क्रम निरंतर चलता रहता है। इसीलिए सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं और यह क्रम चलता ही रहता है। मनुष्य घर बनाएंगे, ठीक है, पर उसमें क्या है रहने के लिए लोग उसको किस प्रकार सजाएंगे, तो ये क्या है संस्कृति है। लोग बिना घर सजाए घर पर नहीं रहते, उसको किस ढंग से सजाया जाए, कहाँ पर क्या रखा जाए, तो ये क्या है संस्कृति के लक्षण है। घर को किस प्रकार से नक्शा
किया जाए। ठीक है, यही एक बात भी समझ लेना चाहिए हमें। और एक बात क्या समझ लेना चाहिए कि संस्कृति और प्रकृति में भी भेद होते हैं। लेखक कहते हैं देखो, संस्कृति और प्रकृति इन दोनों में भी भेद है, और वो हम किस प्रकार पता करेंगे। देखो, जैसे गुस्सा करना, हर इंसान क्या करता है, गुस्सा करता है, पर गुस्से का रोक जो है वह संस्कृति है। ठीक है, गुस्सा करना क्या है, मनुष्य की प्रकृति होती है। लोभ में पड़ना उसका स्वभाव है, हर व्यक्ति लोभ में पड़ता है। हर इंसान में ईर्ष्या रहेगा, मोह रहेगा, राग रहेगा, द्वेष रहेगा, काम वासना रहेगा। ये सब के सब क्या है, प्राकृतिक गुण है। तो ये प्रकृति से हमें मिला, ये प्राकृतिदत्त गुण है। मगर प्रकृति के ये गुण को क्या है, हम बेरोक नहीं छोड़ते, तो उन्हें हम लगाम देते हैं। गुस्सा सभी को आएगा, लोभ सभी में रहेगा, राग मोह काम वासना सभी में रहेगा, पर इसे हम बेरोक नहीं रख सकते, इसमें लगाम देना चाहिए, रोकना चाहिए। तो यही क्या है, हम नहीं तो अगर हम उसे हम नहीं रोकते तो वही संस्कार है। अगर हम नहीं रोकते, अपने को कंट्रोल नहीं करते, तो फिर तो हम जानवर हो गए। तो इंसान, जानवर और इंसान में यही अंतर है। हर काम में जो भी क्या, अधिक लोभ अच्छा नहीं है, अधिक गुस्सा अच्छा नहीं है। गुस्से में मनुष्य क्या, बुरे से बुरा काम कर बैठता है, अधिक लोभ में फंस जाता है। तो इसमें हमें क्या है, रोक लगानी चाहिए, और वही क्या है, संस्कार है। ठीक है, मगर प्रकृति के ये गुण अगर बेरोक छोड़ दिए जाए तो आदमी और जानवर में कोई भेद नहीं रह जाएगा। इसलिए मनुष्य प्रकृति के इन आवेगों पर रोक लगाता है और कोशिश करता है कि वह गुस्से के वश में नहीं, बल्कि गुस्सा ही उसके वश में रहे। गुस्से को उसे इंसान को क्या है, वश में रखना पड़ेगा। यदि वह गुस्से को वश में नहीं रहेगा तो गुस्सा क्या है, उसके ऊपर चढ़ बैठेगा, और तब क्या है, मनुष्य बिगड़ जाएगा। वह लोभ, ईर्ष्या, द्वेष और काम वासना का गुलाम नहीं, बल्कि ये दुर्गुण ही उसके गुलाम रहे। जो हर इंसान में अच्छाइयाँ रहेंगी, बुराइयाँ रहेंगी, तो दुर्गुण जो है वह प्राकृतिक गुण है, और इन्हें क्या है, हमें कंट्रोल में रखना है। और अगर हम उन्हें अपने उन्हें गुलाम बनाकर नहीं रखते, तो अगर वे हमारे सिर के ऊपर चढ़ जाते हैं तो वह वहाँ पर इंसान का पतन होता है, वह तो फिर पशु कहलाने लायक हो जाता है। और उन दुर्गुणों पर आदमी जितना विजयी होता है, उसकी संस्कृति भी उतनी ही ऊंची समझी जाती है। अगला पैराग्राफ देखो, हम शुरू करेंगे। निष्कर्ष यह है कि संस्कृति सभ्यता की अपेक्षा महीन चीज़ होती है। तो कवि लेखक यही कहते हैं, संस्कृति जो है वह सभ्यता की अपेक्षा महीन चीज़ होती है। यह सभ्यता के भीतर क्या है, उसी प्रकार व्याप्त होती है जैसे दूध में मक्खन और फूलों में सुगंध। और सभ्यता की अपेक्षा यह टिकाऊ भी होती है, क्योंकि सभ्यता की जो सामग्रियां हैं वह टूट फूट सकती है, विनष्ट हो सकती है, लेकिन संस्कृति का विनाश नहीं हो सकता, इतनी आसानी से नहीं हो सकता है। आशा करती हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी मैं आपको पार्ट 4 में समझाऊंगी। धन्यवाद।